नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में समाजशास्त्र विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, और जिस टॉपिक पर आज मैं आपसे बात करूंगी वो ना सिर्फ पास कोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये है वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था की जब बात आती है तो भारतीय समाज के आधार स्तंभ के रूप में इसे जाना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ण व्यवस्था वो व्यवस्था रही जिसमें कर्म की प्रधानता को स्वीकारा गया। बहुत ही लचीली और गत्यात्मक व्यवस्था के रूप में इसे जाना जाता है, लेकिन इसमें परस्पर आश्रितता का जो संबोध है वही इसकी विशिष्ट पहचान है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है, इसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और भी बहुत कुछ जो कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जानना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। सामान्य रूप से भारतीय सामाजिक संगठन के एक मौलिक तत्व के रूप में वर्ण व्यवस्था को जाना जाता है, यानी कि एक ऐसा महत्वपूर्ण मौलिक तत्व भारतीय सामाजिक संगठन का है वर्ण व्यवस्था, जिसके बारे में जब तक बात नहीं की जाती है तब तक भारतीय सामाजिक संगठन को समझना सरल नहीं लगता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन को कार्यात्मक रूप से उपयोगी बनाने और स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो दृष्टिकोण है उसमें विशिष्ट महत्व रखता है। इसे सामाजिक स्तरीकरण की एक ऐसी योजना के रूप में अपनाया गया है जिसके अंतर्गत समाज को कार्यात्मक दृष्टि से 4 वर्गों में बांटा गया, और ये वर्ग ही 4 वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से संबोधित करते हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि भारतीय सामाजिक संगठन में जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 प्रकार से, 4 नामों और 4 भागों में देखी जाती है, जिनके प्रमुख वर्ण के रूप में हम जानते हैं ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में चूंकि ना सिर्फ व्यक्ति को विशेष स्थान दिया है और ना सिर्फ समाज को स्थान विशेष दिया गया है, बल्कि यह स्वीकारा गया है कि व्यक्ति और समाज दोनों का ही स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्तियों और गुणों को ध्यान में रख कर के ही समाज में उसका स्थान और कार्य को निश्चित किया गया है। और शायद इसीलिए एक अच्छी सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की प्रवृत्तियां और गुण का भी महत्व स्वीकारा गया, और उनके अनुरूप, यानी कि व्यक्ति की प्रवृत्ति और गुण के अनुरूप ही उनके समाज में कार्यों को भी निश्चित और निर्धारित करने का कार्य वर्ण व्यवस्था ने किया। हालांकि प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का आधार गुण और धर्म ही थे, लेकिन धीरे धीरे जन्म का महत्व बढ़ने लगा और समय के साथ साथ व्यवसाय आनुवंशिक होते गए। यही कारण है कि सामान्य रूप से लोग वर्ण और जाति को समान ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आगे बढ़ने से पहले जरा हम वर्ण और जाति के बारे में भी अर्थों को समझने का प्रयास करें। वास्तविकता ये है कि वर्ण व्यवस्था एक वृहद व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण समाज को कार्यात्मक रूप से 4 बड़े समूहों में विभाजित किया गया है, जबकि जाति व्यवस्था एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण हजारों जातियों के संस्तरण द्वारा हुआ है।
वर्ण की व्यापकता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आज एक एक वर्ण के अंतर्गत ही हजारों जातियां देखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्गों के धर्मों, वर्गों का पारस्परिक संबंध और वर्ण व्यवस्था की प्रकृति भी वर्तमान जाति व्यवस्था के सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न है। वर्ण अपेक्षाकृत रूप से एक उदार व्यवस्था है, जबकि जाति व्यवस्था का यह स्वरूप नहीं रहा। इसी कारण से हट्टन का कहना रहा कि जाति और वर्ग बिल्कुल दो पृथक धारणाओं के रूप में समझी जानी चाहिए। शायद यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था की जब बात आती है तो वहां पर यह नहीं माना जाता कि जिस वर्ण में व्यक्ति का जन्म हुआ वो संपूर्ण जीवन उसी में बिताएगा, जबकि ऐसी संभावनाएं मिलती है इतिहास में जहां व्यक्ति ने अपने कर्म के आधार पर अपने वर्ण में परिवर्तन किया। लेकिन जब जाति व्यवस्था की बात आती है तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, बल्कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है पूरा जीवन उसी जाति में ही उसे व्यतीत करना होता है। इस प्रकार से भले ही सामान्य रूप से वर्ण और जाति की धारणा को समान अर्थों में कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता के आधार पर यह दोनों समान नहीं है और इनमें अंतर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के महत्वपूर्ण शब्द वर्ण के शाब्दिक अर्थ के बारे में। शाब्दिक दृष्टि से वर्ण शब्द के तीन संभावित अर्थ लगाए जाते हैं। पहला, वर्ण या चुनाव करना। दूसरा, रंग और भिन्नताएं। और तीसरा, वृत्ति के अनुरूप और स्वभाव की विशेषताएं। जी हाँ, यानी कि वर्ण शब्द के ये तीन संभावित अर्थ देखने को मिलते हैं। जब बात वर्ण या चुनाव की आती है तो संदर्भ हो जाता है व्यवसाय के चुनाव का, कि व्यक्ति किस प्रकार के व्यवसाय का चुनाव करता है। जब संदर्भ रंग की भिन्नताओं का होता है तो वहां प्रजातीय संदर्भ देखने को मिलते हैं, और जब बात वृत्ति के अनुरूप और स्वभाव की विशेषताओं की होती है तो वहां पर समान मानसिक स्थितियों की बात देखने को मिलती है। इस तरीके से व्यवस्था के आधार पर समाज के सदस्यों का वर्गीकरण किया गया और वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर व्यक्ति को सदस्यता देने का प्रावधान रखती रही। देखिए, समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता और समाज में जितने भी प्रकार के कार्य हैं उन्हें चार प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया और उन्हीं के आधार पर जो चार प्रमुख वर्ण बन करके आए हैं वो वही कार्यों के क्षेत्र विशेष को निर्धारित करते हैं जो समाज में देखने को मिलते हैं, और उन्हीं के आधार पर चार वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। अगर हम बात करते हैं वर्णों की उत्पत्ति की तो चार प्रमुख सिद्धांत देखने को मिलते हैं। पहला सिद्धांत पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पत्ति की बात करता है। दूसरा सिद्धांत गुण और वर्ण के आधार पर उत्पत्ति की बात कहता है। तीसरा सिद्धांत आवश्यकता पर आधारित है और चौथा सिद्धांत व्यवसाय के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति की बात करता है। चलिए अब हम एक एक करके इन सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं पुरुष के विभिन्न अंगों से वर्गों की उत्पत्ति की तो ऋग्वेद का जिक्र यहाँ पर किया जाता है, जहां पर विराट पुरुष के अंगों की बात को स्वीकारा गया, जो ये कहता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई क्योंकि वो वेद पठन पाठन से संबंधित हैं। भुजाओं का कार्य होता है रक्षा करना, युद्ध करना, इसलिए भुजाओं से उत्पत्ति मानी जाती है क्षत्रियों की। जांघों से उत्पत्ति स्वीकार की गई वैश्यों की और चरणों से उत्पत्ति स्वीकार की गई है शूद्रों की। इस प्रकार से विराट पुरुष के विविध अंगों से हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को
पुरुष के विभिन्न अंगों से वर्गों की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में देखते हैं। जब हम बात करते हैं गुण और वर्ण के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति की, तो ब्राह्मण को शीत वर्ण से जुड़ा हुआ देखा जाता है। क्षत्रियों का चूंकि युद्ध करना उनके लिए निर्धारित कार्य रहा, तो लोहित वर्ण उनसे जुड़ा हुआ स्वीकारा गया। वैश्य चूंकि व्यापार से जुड़े रहे, तो पीत वर्ण उनके लिए संबोधित किया गया, और शूद्र चूंकि सेवा कार्य से जुड़े रहे, तो आशीत वर्ण उनसे संबंधित माना गया। अगर हम बात करते हैं आवश्यकता सिद्धांत की, जो कि वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, तो इसका प्रमाण महाभारत काल में मिलता है। महाभारत में विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र की बात आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार स्वीकारी गई। ये स्वीकारा गया कि प्रारंभ में सभी ब्राह्मण थे, लेकिन कालांतर में आवश्यकता के अनुरूप अनेक वर्गों की उत्पत्ति हुई, और इस प्रकार से जो कार्य ब्राह्मण को दिया गया वो आवश्यकता थी पठन और पाठन की। जो कार्य क्षत्रियों के लिए रखा गया वो था युद्ध और सेवा की रक्षा, प्रजा की रक्षा की। और जब वैश्यों की बात आई तो व्यापार इसमें सम्मिलित किया गया, और शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा कार्य से जोड़ा गया, कार्य दिया गया। व्यवसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत भी ये कहता है कि बुद्धि के आधार पर व्यवसाय चलाने वाले ब्राह्मण, बाहुबल के आधार पर व्यवसाय चलाने वाले क्षत्रिय, व्यापार करने में संलग्न रहने वाले शूद्र वैश्य कहलाए, और इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाले वर्ण को शूद्र वर्ण कहा गया। इस प्रकार से विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों और धर्मों का निर्धारण किया गया। ब्राह्मण को ज्ञान स्रोत से जुड़ा हुआ माना गया, इसलिए उनका कार्य विशिष्ट रूप से वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना स्वीकार किया गया। क्षत्रियों को शक्ति स्रोत के रूप में स्वीकारा गया, तो उनका प्रमुख कार्य और कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, अपराधी को दंड देना, न्याय की रक्षा करना आदि से जोड़ा गया। वैश्य उत्पादन का स्वामी कहलाया, इसलिए व्यापार, वाणिज्य और कृषि रूपी कर्तव्यों से उसे जोड़ा गया, और शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा कार्य करने से जोड़ा गया। इस प्रकार से इस बात को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्ण व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो कर्म की प्रधानता का सिद्धांत है। उसमें इस प्रकार की खुलापन देखने को मिला, जहां पर व्यक्ति कार्य से संबंधित रहा और कार्य के अनुरूप ही उसके वर्ण का निर्धारण हुआ। खास बात यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों में पारस्परिक रूप से आश्रितता देखने को मिलती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस बात का प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से वर्णों की उत्पत्ति को स्वीकारा गया, और विभिन्न वर्गों के यानी वर्णों के क्या कर्तव्य और उनके क्या धर्म रहे। तो इन सब बातों के बारे में अभी तक की स्लाइड्स में हमने चर्चा की है, और ये बात स्पष्ट रूप से अब कहने का प्रयास किया है कि वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक संगठन, भारतीय सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण मौलिक अवधारणा है, जिसमें विभिन्न वर्गों को चार प्रमुख वर्णों के रूप में स्वीकारा गया, और इन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। ब्राह्मण का कार्य वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना स्वीकारा गया। क्षत्रियों का कार्य प्रजा की रक्षा करना, अपराधी को दंड देना और न्याय की रक्षा से जोड़ा गया। वैश्य को उत्पादन का स्वामी स्वीकारा गया, इसलिए व्यापार, वाणिज्य और कृषि से उसे संबंधित स्वीकारा गया। और तीनों वर्णों की यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की सेवा करने के लिए शूद्र, और ये कर्तव्य ही आगे चल करके विशेषताओं के रूप में अपना स्थान बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में।
वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है कि ये विभाजन पर आधारित है और ये विभाजन जो है वो कार्यों के विभाजन से संबंधित है। चूंकि प्रत्येक वर्ण के अपने निश्चित कार्य रहे, इसलिए विभाजन पर आधारित इस व्यवस्था ने कार्यों का व्यवस्थित रूप से विभाजन किया ताकि समाज में कार्य व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इसकी एक प्रमुख विशेषता विशेषीकरण में सहायक के रूप में भी जानी जाती है। चूंकि व्यक्ति के पास अपना निश्चित कार्य है और उस कार्य को करते करते वह उसमें विशेषीकरण यानी कि सिद्धहस्तता प्राप्त करता है और इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के द्वारा विशेषीकरण में सहायता होती है। ये सिद्धांत कर्म के साथ ही गुण और स्वभाव पर भी आधारित है। व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार और अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्ण का चयन करता है। चूंकि इसमें कर्म की प्रधानता है, इसलिए इसे कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म की धारणा से जोड़ करके देखा जाता है। इसमें शक्ति और अधिकारों का निश्चित वितरण देखने को मिलता है। प्रत्येक वर्ण के पास अपनी शक्ति है, अपने अधिकार हैं, जिसका वो स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए समाज में अपनी निश्चित परिस्थिति का निर्धारण करता है। बात करें इस महत्वपूर्ण व्यवस्था के महत्व के बारे में, तो इसके द्वारा व्यक्ति को कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा मिलती है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो निश्चित वर्ण उसके कर्म के अनुसार, उसके गुण के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार निर्धारित उसने पाया, तो वह उसको उस कार्य को करने की प्रबल प्रेरणा देता है, जिससे कि समाज में एक निश्चित व्यवस्था बनी रहती है। इसे एक लचीली व्यवस्था के रूप में भी स्वीकारा गया और व्यक्ति अपने चुनाव में परिवर्तन करके अपने वर्ण को भी परिवर्तित कर सकता है और यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था से भिन्न रूप से जाना जाता है। चूंकि प्रत्येक वर्ण के पास अपना निश्चित कार्य है, वह अपने कार्यों में संलग्न रह करके उसमें विशेषीकरण प्राप्त कर सकता है, इसीलिए इसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिलती है। शायद यही कारण है कि समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोगात्मक वातावरण अधिक पाया जाता था, क्योंकि व्यक्ति स्वयं के कार्य से अधिक संबंधित रहता था। इसलिए वर्ण व्यवस्था से सामाजिक संघर्षों से भी छुटकारा देखने को मिलता रहा। इसके द्वारा श्रम विभाजन और विशेषीकरण की एक अद्वितीय व्यवस्था देखने को मिली। कार्य के आधार पर जब व्यक्ति अपने ही कार्य में संलग्न है, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझा हुआ है और धीरे धीरे अपने कार्य में विशेषीकरण या सिद्धहस्तता प्राप्त कर लेता है, उस आधार पर व्यक्ति का समाज में स्थान और भी प्रबल और निश्चित होता है, जिससे कि समाज में सुचारू व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी जब बात की जाती है वर्ण व्यवस्था की, तो इसे दोष रहित व्यवस्था के रूप में नहीं देखा गया। कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि ये सामाजिक महत्वपूर्ण जो मौलिक तत्व है वर्ण व्यवस्था, उसमें अगर देखा जाए तो दोषों के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि इससे एक तर्क दिया गया कि सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता है। इसमें ब्राह्मण हित की प्रधानता देखने को मिलती है और समानता तथा स्वतंत्रता के हितों से इसे दूर माना जाता है। इसके कई उल्लेख इतिहास में देखने को मिलते हैं कि ब्राह्मण हित की प्रधानता है, ब्राह्मणों को अधिक अधिकार मिले, उन्हें अधिक सुविधाएं मिली। ये भी उल्लेख मिलता है कि शूद्रों के संग अच्छा व्यवहार नहीं रहा, उनके संग उनका इस प्रकार से हनन किया गया अधिकारों का कि उन्हें समाज में एक बहुत ही निम्न स्थान दिया गया, उनके कार्यों को समाज में उचित व्यवस्था नहीं स्वीकारा गया और इन सब बातों के आधार पर उनके जो अंतर भावनात्मक विकास रहा वो बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होकर के संशयों से युक्त रहा, जिसके कारण समानता और स्वतंत्रता के हितों से उन्हें दूर स्वीकारा गया, देखा गया। ये कुछ ऐसे दोष रहे जो कि वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में देखने को मिले रहे, लेकिन इस बात से फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं रही है।
बल्कि इसी वर्ण व्यवस्था ने समाज को कार्यों को निश्चित रूप से करने की दिशा प्रदान करी, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने निश्चित कार्य को करने के लिए प्रेरित हुआ, उसमें प्रेरणा जगी और जिससे कि समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण देखने को मिला। प्रारंभ में भले ही इसे गुण और कर्म से जोड़ा गया, लेकिन वास्तविक रूप में इसे देखा जाए तो यहाँ पर व्यवसाय की प्रधानता देखने को मिली और शायद यही कारण रहा कि आगे समय के अनुसार जाति व्यवस्था का जब इसने स्वरूप धारण किया तो वहां पर व्यवसाय की प्रधानता एक प्रमुख आधार बनी। और चूंकि व्यक्ति आजीवन एक निश्चित जाति से जुड़ा हुआ स्वीकारा गया, तो वो अपने व्यवसाय को आनुवांशिक रूप से आगे लेकर के चलता चला। इस प्रकार से समाज में, भारतीय सामाजिक संगठन में वर्ण व्यवस्था के महत्वपूर्ण पक्ष पर अध्ययन करना आवश्यक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है कि हम वर्ण व्यवस्था के अर्थ के बारे में, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, महत्व और दोषों के बारे में तैयारी करें, क्योंकि इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछने को मिलते हैं। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मौलिक तत्व भारतीय सामाजिक संगठन का है और इस वीडियो में हमने इस पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।